हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। तो अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं और अच्छे से लेक्चर्स को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ओके, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी उसके कर रहे होंगे। तो हमने जो किया था, हमने एक इंडियन पॉलिटी की थी, जिसके लेक्चर हमने फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर लिए हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये सब कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको एक लेक्चर में इसकी समरी बतानी है। ठीक है, और समरी के बाद मैंने आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब एक्ट की क्या वर्थ है। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी से और फिर हम चलेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यू है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ब्रिटिश इंडिया एक्ट है क्या एक्चुअली? ठीक है, हम ये तो पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ब्रिटिश ने रेगुलेटिंग एक्ट निकाल दिया, ब्रिटिश ने पिट्स एक्ट निकाल दिया, फिर उसको अमेंडिंग एक्ट कर दिया। ठीक है, बट ये होता क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो ए ब्रिटिश एक्ट रेफर टू अ लॉ पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश एक्ट का मीन क्या है कि ब्रिटिश, जो ब्रिटेन, यूरोप में ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी। ठीक है, ऐसे करती हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके रिकॉल करवा देती हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, तभी आप इसको लिंक कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि 1600 एडी में एक कंपनी आती है इंडिया में, कंपनी आती है इंडिया में। ओके, तो वो एज अ ट्रेडर आती है। ठीक है, ट्रेडर आती है जिसको हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्यों दिया? क्योंकि मान लो यूरोप यहाँ है और इंडिया यहाँ है। ओके, मैंने ये थोड़ा सा गलत बना दिया, अब इसको अदरवाइज मत लेना। ओके, तो मैं आपको करवाती हूँ, एक सेकेंड। 1600 एडी में आपके पास एक कंपनी आती है। ओके, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, वो ट्रेडर के रूप में आ रही है। और अभी इसका क्वेश्चन अराइज होता है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला गया? मीन्स यहाँ यूरोप है और यहाँ हमारा भारत है। ओके, तो भारत के ईस्ट में आ रही है, मीन अपने यूरोप से चलती है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो इसी वजह से इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये इंडिया में आते हैं, इंडिया में आते हैं ट्रेड करने। और इंडिया में आकर देखते क्या है कि देखते हैं कि यहाँ के जो लोकल किंग हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो वहां से ही इन्होंने सोचा समझा कि इनको डिवाइड करो और इन पर रूल करो। ओके, तो इनकी क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल। तो धीरे 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 करके इन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद जो इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, फिर बैटल ऑफ बक्सार लड़ी, और इसके बाद इनको क्या मिले? दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स मिले मीन कि इनको ना हक मिल गया कि ये यहाँ के लोगों से टैक्सेस कलेक्ट कर सकन। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करें, तो इनके जो हक मिल गया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे ना, ऑफिसर, ये क्या करने लगे? ये रिच होने लगे। ठीक है, रिच होने के बाद ये अपने फिर कंट्री में जाते थे, जाने के बाद वहाँ अपना मौज मस्ती से रहते थे। तो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वे लोग क्या सोचने लगे कि ये तो इंडिया में जाते हैं, ठीक है, इंडिया में जाके रिच होके आते हैं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम फिर भी वैसे की वैसे हैं। तो वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आइडिया हो गया
कि एक जो इन्होंने इंडिया पर अपनी टेरिटरी बना ली है, हमें वहाँ पर कुछ करना चाहिए, पर इनको चाहिए था मौका, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर तो पहले से ही थी। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब किसी के पास पावर आती है ना, तो पावर के साथ वो करप्शन करता है, करप्शन करता है। तो करप्शन के बाद कंपनी जो है वो डेप्ट में चली गई, डूब गई कर्जे में। तो अभी काम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी को, अभी उसको इम्प्रूव करना था। तो इम्प्रूव करने के लिए वो हेल्प किससे लेने चलती है, वो हेल्प लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ओके, तो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका मिला कि ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में, उसको कंट्रोल करे। ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 का। यहाँ से हमारी स्टोरी होती है स्टार्ट। मीन कंपनी रूल में जो एक्ट निकाले गए, ठीक है, उसको हम एज ए समराइज कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसका बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश एक्ट क्या होता है। मीन कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास करेगी उसको ब्रिटिश इंडिया एक्ट बोलते हैं। These act are official legal document that lay down rules, regulation और administration। इनका काम क्या है, एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है कि जो रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, मीन रूल्स बनाता है, उसको रेगुलेट करवाने का काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देता है। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश एक्ट इन इंडिया हिस्ट्री, जो ब्रिटिश एक्ट है वो इंडियन हिस्ट्री में आते हैं। ओके, इट मीन्स दैट लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ठीक है, जब ये ब्रिटिशर हमारे इंडिया में आए थे तो तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किए थे। मैंने अभी अभी आपको रिकॉल करवाया है, यहीं से आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट, सबसे पहले मीन एग्जाम्पल आप देखेंगे तो लाया इन्होंने कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1781। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें बताई थी कि जो आपका एक्ट, आपका 1773 का एक्ट है और 1781 का एक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। और जो इसके बाद एक्ट आया था इमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, वो इसी को ही इनेक्ट किया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो एक्ट आया था आपका, ये यहाँ पर 84 है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, और इसके बाद जो एक्ट ऑफ 76 आया था, ये जनरली इसको इनेक्ट करने के लिए आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, फर्स्ट स्टेप था रेगुलेट करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या था, मीन इन्होंने ड्यूल कंट्रोल लाया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट एक्ट पढ़ते हैं, इसकी समरी कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो देखिए सबसे पहले पर्पस क्या था इस एक्ट का, कि मेजर स्टेप था कि ईस्ट इंडिया को कंट्रोल किया जाए। जो ऑफिसर थे वो करप्शन कर रहे थे, तो रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया। की प्रोविजंस क्या है इसके, मीन इसके फीचर्स क्या है। ओके, मीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसके साथ 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया, रेगुलेशन किया गया कंपनी को। ठीक है, रेगुलेट करने की कोशिश की कंपनी को। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अमेंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार ना जुडिशियरी है ना,
कई बार ऐसे जजमेंट आते हैं जिनको पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस एक्ट को पास करते हैं अमेंड्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, वैसे ही ब्रिटिशर ने क्या किया, जो पहले रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की, मीन चेंजेस किए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के इशू थे उसको एड्रेस करने के लिए जो कंपनी और दूसरी बॉडी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसकी कंफ्यूजन को क्रिएट जो हो रही थी उसको क्लियर करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट पास किया गया। ओके, तो इसके की प्रोविजन क्या है? सबसे पहले क्या था, यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड, मीन कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से अलग रखा गया, मीन कंपनी के ट्रेड को अलग रखा गया और गवर्नेंस को अलग रखा गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पावर क्लैरिफाइड, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की क्या पावर है इस एक्ट में क्लैरिफाई किया गया। रेवेन्यू मैटर को अलग किया गया, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था एडमिनिस्ट्रेशन की जो कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रही थी उसको मोर इफेक्टिवली कंट्रोल करना, ठीक है, उसको क्लियर करना और कंपनी पर कंट्रोल करना, क्योंकि कंपनी अभी भी करप्शन कर रही थी। तो करप्शन को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इसमें क्या किया गया, ड्यूल कंट्रोल लाया गया, मीन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी बनाई, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को दे रिप्रेजेंट करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका गवर्नर को, जो गवर्नर जनरल की पावर है उसको इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया कि गवर्नर की पावर को इंक्रीज करके मीन कि गवर्नर जनरल को सबॉर्डिनेट करेंगे जो बाकी के गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंसी, बाकी के प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं। ओके, तो कंपनी बिकेम सबॉर्डिनेट टू द क्राउन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अभी जो मेन टॉपिक है इस लेक्चर का उसको समझते हैं, हाउ दीज एक्ट शेप्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस एक्ट ने कैसे शेप दिया, हमारे जो असेंबली, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन मेंबर्स ने इस एक्ट्स के थ्रू क्या सीखा और इसके बाद उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। मीन आपको यहाँ से क्या समझ आता है कि जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और ये कहा कि बाकी के जो गवर्नर है, जो गवर्नर मद्रास के थे, जो गवर्नर बंगाल का था, उस अब ये सबॉर्डिनेट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है, हमें यहाँ से क्लियर होता है कि इन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया। ओके, क्या किया, सेंट्रलाइज्ड कर दी पावर को। और यहाँ से हमारा को जो कॉन्स्टिट्यूशन का निकल के आता है वो आता है यूनियन गवर्नमेंट का। ओके, यूनियन गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो चलते हैं आगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले जो गवर्नर था बंगाल का उसको पोजीशन उसकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दी, ठीक है, और उसको एक फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हेड मिला। ओके, एग्जीक्यूटिव हेड मिला मीन्स कि हेड आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं, जो हमारे इंडिया का हेड है वो कौन है, ठीक है।
अगर आप बात करें कि हमारे इंडिया में फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया प्रेसिडेंट। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ से एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट निकला तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर क्या आगे, हमारे प्रेसिडेंट आगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर आगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका निकल के आया कॉन्स्टिट्यूशन में कि हेड कौन होगा एग्जीक्यूटिव का, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता मीन कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे इंडिया में, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की 1770 आई थिंक 4 था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया। ओके, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हमारे इंडिया में। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी रखी गई वो इंडिपेंडेंट है, तो यह यहाँ से निकल के आता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, वो आर्टिकल आपका है 124। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल ओवर कंपनी ऑफिशियल्स। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कंपनी के जो भी ऑफिशियल हैं उन पर कंट्रोल होगा। मीन कि हमारे जैसे सिविल सर्विस के जितने भी ऑफिसर हैं वो अकाउंटेबल रहेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के। ओके, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये रहे आपके अमेंडिंग एक्ट। अभी आपका आ गया अमेंडिंग एक्ट। पहले एक्ट में आपको आपके पास क्या क्या चीज़ें आई वो बताती हूँ। पहले आपके पास आई सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मीन उस पर कोई भी अपना रूल नहीं कर सकता। ओके, और मीन गवर्नमेंट भी इवन कि अपनी नहीं चला सकती सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका सुप्रीम कोर्ट का। सेकंड कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका, वो निकल के आया आपका यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का। थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मीन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ओके, तो उसके बाद जो आपके सिविल सर्विसेज हैं वो अकाउंटेबल होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के। ओके, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो हो गया 1773 का। नेक्स्ट आपका आ गया अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट में क्या चीज़ें हुई, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, जो जुडिशरी है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा गया। मीन उनको पावर जो है डिवाइड की गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर था ना, उसमें आपके पास क्या थी, जो कर दिया था ड्यूल कंट्रोल कर दिया था। मीन कि कमर्शियल, मीन्स कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो कंपनी की जो भी एक्शन है उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो यहाँ से आपका क्या समझ आया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर डिवाइड की गई। ओके, तो नेक्स्ट है आपके जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यहाँ से हमें क्या मिला, जुडिशियल इंडिपेंडेंस मीन कि जुडिशरी जो है वो इंटरफियर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव के काम में। तो जैसे जुडिशरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो एग्जीक्यूटिव है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। मीन सुप्रीम कोर्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता के जो वहाँ के नेटिव लोग थे उन्हीं के ऊपर रूल लगा सकती थी, और जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उस पर ये
अपनी जुडिशियल रिव्यू नहीं चला सकती थी। ओके, तो यहाँ से निकल के आया जुडिशियल इंडिपेंडेंस मीन यहाँ पर एक प्रिंसिपल निकला। प्रिंसिपल क्या था आपका कि जुडिशरी इंटरफियर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी में। ओके, पॉलिसी में, ठीक है। तो आज भी ये काम चलता है। पॉलिसी मीन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ कि इंटरफियरेंस का मतलब ये नहीं होता कि जुडिशरी गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे और जुडिशरी उसमें इंटरफियर ना करे। जैसे आप समझो कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाई गई है लोगों के वेलफेयर के लिए, एजुकेशनल पॉलिसी लगा लो, उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो गरीब लोग हैं, जो पुअर, ठीक है, लोग हैं उसमें। पर तब तक उसमें क्या खर्चा आ रहा है, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, इसमें जुडिशरी कुछ नहीं करेगी। बट अगर वो एजुकेशन पॉलिसी पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए बनाई गई है, उसमें लोअर कास्ट नहीं आ सकती, जहाँ अपर कास्ट नहीं आ सकती, ऐसा कुछ है तो वहाँ पर जुडिशरी इंटरफियर कर सकती है। ओके, तो इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट रखना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूल कंट्रोल, हाँ, आपका पहले आ गया पिट्स इंडिया एक्ट, आपका अमेंडिंग एक्ट हो गया। ओके, अमेंडिंग एक्ट के बाद आपका नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट सेकंड इम्पोर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इसमें क्या आता है, ड्यूल कंट्रोल आता है। मीन यहाँ पर आपका आएगा पॉलिटिकल कंट्रोल, जो किसके हाथ में होगा, ब्रिटिश के हाथ में होगा, और कमर्शियल कंट्रोल है वो कंपनी के हाथ में होगा। मीन ट्रेड जो है कंपनी देखेगी और पॉलिटिकल अफेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। तो यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा सेंटर स्टेट का रिलेशन। ओके, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है ड्यूल कंट्रोल का। जैसे हमारे यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, तो आप एक चीज़ और समझिए कि यूनियन मीन सेंटर कंट्रोल करेगी। ओके, सेंटर ही कंट्रोल करेगी। स्टेट मीन स्टेट के पास कंट्रोल होगा। ओके, और आपकी थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों यूनियन और स्टेट साथ में काम करेगी किसी भी मैटर पर। तो हमारा ड्यूल कंट्रोल से कॉन्सेप्ट निकल के आता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, और जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था और उसके पॉलिटिकल अफेयर थे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दो बॉडीज बनाई गई। पहली बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे ही हमारी पार्लियामेंट्री, ठीक है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल आया और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आया। ओके, तो नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड काउंसिल साइज। यहाँ पर आपका कैबिनेट सिस्टम आता है, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम। यहाँ से इन्होंने क्या किया था कि 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एक कम करके उन्होंने 3 कर दिए, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सकती है। तो यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है इट प्रमोटेड टाइटर मोर एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव। इसकी वजह से हमारे पास अच्छे से मतलब जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव होगी, जो हमारे कैबिनेट सिस्टम में बैठती है। तो नेक्स्ट है आपका एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव हेड। एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव हेड मीन यूनियन। ओके, यूनियन जैसे गवर्नर जनरल, एक मिनट सॉरी, ये इसका पार्ट नहीं है, ये आपका है पार्ट एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। तो ये मैंने गलती ऊपर देखा नहीं, तो आप अभी देखो एक्ट ऑफ 1786 में क्या कौन कौन सी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस ली गई। ओके, तो चलिए करते हैं। एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव हेड मीन
जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पावर को ओवरराइड कर दिया काउंसिल के ऊपर से। तो वैसे ही हमारा आर्टिकल 74(1) ठीक है, वो बताता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है वो ओवरराइडिंग है। ओके, वो अगर कुछ डिसीजन लेना चाहे तो उसको काउंसिल को नहीं पूछेंगे, ठीक है, कुछ मैटर पर अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंबाइंड सिविल एंड मिलिट्री पावर। तो यहाँ से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कॉर्नवालिस ने बोला था कि मुझे 2 पावर सौंपी जाए, एक तो सिविल दूसरी मिलिट्री। तो यहाँ से हमारा आर्टिकल निकल के आता है 53(2), ठीक है। मीन्स प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होगा आर्म्ड फोर्स का। मीन अगर हम बात करें जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो हैं वो कमांडर हैं आर्म फोर्स के। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप। यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया गया, ठीक है। तो आपका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप। तो अभी जो मैंने आपको एक्ट के हिसाब से चीज़ें बताई हैं, आई होप आपको ये सब समझ आ गई होंगी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था और मैंने आपको समरी करवा दी थी। और इसके बाद से हमारा चलेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो कंपनी रूल में आते हैं। ओके, तो आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मेहरा मास्टरी क्लासेस 24। तो आई होप कि आप तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप इसको कमेंट करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। ओके, subscribe the Mehra Mastery classes for next update. Okay everyone, thank you, bye, Jai Hind.